क्या आप कभी सोचते हैं कि ऑपरेशन टेबल पर छुपते ही बेहोशी कितनी गहरी होती है? पूरी निश्चिंता, लेकिन क्या यह कभी खतरे का रंग ले सकती है? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रमोहन भगत, भगत हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और एनेस्थीसिया क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ। हम उनसे जानेंगे एनेस्थीसिया के उस पार का सच जो आमतौर पर पर्दे के पीछे छिपा रहता है। दर्द को खत्म करने की कला में जीवन बचाने से लेकर उस एक चूक तक जो आघात बन सकती है। आइए इस अनुभवी डॉक्टर की जुबानी सुने वो हर सवाल जो आपके दिल को झकझोर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ एयर न्यूज के इस पॉडकास्ट में। सर, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोगों को भी बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगा, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो एनेस्थीसिया, जिसके आप एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले आशा करता हूं कि लोगों के जो मन में भ्रांतियां हैं वो दूर कर पाएंगे हम। जी बिल्कुल। सबसे पहला सवाल जो आपसे है, आपका एक्सपीरियंस एनेस्थीसिया में है, तो इसके बारे में बताइए, इसकी परिभाषा के बारे क्या है और इसके महत्व क्या है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, एनेस्थीसिया और सर्जरी जो है दोनों जुड़ी हुई है एक दूसरे से। अगर एनेस्थीसिया इतना डेवलप नहीं होता तो आज ये जो ओपन हार्ट सर्जरी और ये सब बातें होती है या ब्रेन की सर्जरी की, ये संभव नहीं थी। अच्छा। तो एनेस्थीसिया का जो डेवलपमेंट है वो इन सर्जरी के साथ जुड़ा हुआ है, या इन सर्जरी का डेवलपमेंट जो है एनेस्थीसिया के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये मॉडर्न एनेस्थीसिया एंड मॉडर्न सर्जरी, ये जोड़ा बन गया है और ये तभी संभव है। सर्जन्स के नाम तो आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे, लेकिन सीनियर एनेस्थेटिस्ट के नाम पब्लिक के पास कम जाते हैं। कारण कई हैं, अलग विषय है। तो लेकिन ये एनेस्थीसिया को सेफ और इस लेवल पे ले जाना, ये पिछले एक दशक से ऊपर का काम है। ये मेरे ख्याल ये जो मॉडर्न एनेस्थीसिया था 1846 से शुरू हुआ था मॉडर्न एनेस्थीसिया। अच्छा। उसकी नींव रखी गई थी। मॉडर्न होने में उसको काफी टाइम लगा था। अच्छा, मॉडर्न एनेस्थीसिया और जो हमारी पहले की एनेस्थीसिया, उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, पहले चीजें डिफाइंड नहीं थी। पेशेंट आया, अब उसको बेहोशी की दवाई, जो वहां का सिस्टम था, ये 1846 से पहले भी था। सर्जरी चाइना में भी होती थी, सर्जरी हिंदुस्तान में भी होती थी, सर्जरी और भी बहुत सारे देशों में होती थी। तरीके अलग अलग थे। कोई सिर पे डंडा मार के बेहोश कर देते थे, कोई अफीम दे के कर देते थे, कोई और कई मिक्सचर्स बना रखे थे, कॉम्प्रेशन वगैरह। अल्कोहल भी उसमें था कि अल्कोहल ज़्यादा पिला दो और उसके बाद सर्जरी कर दो, हिलता जुलता रहेगा। और हिलते जुलता करने का तरीका यही था कि बांध के रख दो उसको साथ में और सर्जरी कर दो। तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि प्लेजेंट भी नहीं था। देखिए, कौन ऐसा पसंद करेगा, लेकिन वो फटाफट सर्जन की स्किल होती थी कितनी स्पीड से। तो देखिए, पिछली एक 1.5 साल में बहुत कुछ चेंज, 150 साल में बहुत कुछ चेंज आया है, और जिसका रिजल्ट हम आज लोग बेनिफिट ले रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें एनेस्थीसिया की, तो इस पे थोड़ा सा हम डीप में जाकर के बात करेंगे कि ये किन किन केसेस में कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। देखिए, सक्सेसफुल तो अभी सभी केसेस में है, और पहले रिस्क फैक्टर भी देखते हैं, असेस भी करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल तो सब में है। ना सक्सेसफुल होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि सर्जरी तो सारी होती है। रेयरली कई बार किसी टेक्निकल वजह से ये पोस्टपोन करना पड़ता है और फिर रीअसेस करके रीस्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा। रेयरली मैंने कहा ना, इट्स नॉट ए रूटीन थिंग। अब उसमें कई बार क्या होता है कि ये गले में ट्यूब डालनी होती है एनेस्थीसिया के लिए। अब वो शॉर्ट नेक या ये की वजह से नहीं जाती है, तो उसको रीअसेस करते हैं, इक्विपमेंट और ऐड करते हैं, और फिर हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। अच्छा, भगत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एनेस्थीसिया को अपना एक स्पेशल इसमें आपने एक्सपर्टाइज ली, आप इसके डॉक्टर हैं, आपने एनेस्थीसिया को ही क्यों चुना? उसके पीछे का कारण क्या है? अब ये देखिए, सीरियसली अगर बताऊं सच्चाई, तो एमबीबीएस लेवल में किसी को नहीं पता होता एनेस्थीसिया क्या है। अच्छा। सच्चाई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एम्स में, मैंने एम्स से किया है, तो एम्स में एडमिशन हो रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन की, और हमारी इंटर्नशिप चल रही थी। तो हमारे साथियों ने फॉर्म भरे,
हमने भी फॉर्म भरे। अब फॉर्म में क्या होता है कि एक आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि आप किस किस में करना है। तो हमने उस फॉर्म में भर दिया कि एनेस्थीसिया। क्यों भरा, उसके 2 कारण थे। एक तो एनेस्थीसिया में 6 सीट थी, पीजी में ना 1-1, 2-2, 3-3 ऐसे सीट होते हैं, एनेस्थीसिया में 6 सीट थी। दूसरा, वहाँ पे एक रिजर्वेशन सिस्टम था एम्स में। अच्छा। तो हमने ये पता किया कि एम्स के ग्रेजुएट हैं वो एनेस्थीसिया में अप्लाई नहीं करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो थी एनेस्थीसिया में आने की ज़्यादा थी। भर दिया, कोई ऐसा पता भी नहीं था कि क्या है। अब वो लिस्ट आई, पहली लिस्ट में हमारा नाम आ गया। अब आ गया तो यहाँ पे एक परेशानी पैदा हो गई कि एनेस्थीसिया ज्वाइन करें या नहीं करें। अब एनेस्थीसिया किस चिड़िया का नाम था, हमें नहीं पता था। पता था कि क्या है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पता था, पर उस स्पेशलिटी में हम जाएं, अपना लाइफ कैरियर उसमें डालें, और या वेट करें अगले साल जो रेगुलर बाकी होगी एडमिशन। तो हम जो सफदरजंग में एनेस्थीसिया के हेड थे प्रोफेसर भट्टाचार्य, हमने उनको रास्ते में पकड़ लिया है। अच्छा। मैं कहा सर ये है, कहते बात सुनो, अगर तुमको जरा भी समझ में आता है एनेस्थीसिया क्या है तो एम्स से बढ़िया जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। और वो डिसीजन में आज तक रिग्रेट नहीं करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये वहाँ पे पढ़ाई की और वहाँ से एक्सपीरियंस लिया। और एक्सपीरियंस कितने सालों का था आपका एम्स? 3 साल का तो कोर्स था, उसके बाद मैंने 1.5 साल वहाँ पे सीनियर रेजिडेंसी की थी। अच्छा। तो ये जो एक्सपीरियंस था इसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया हर तरह के केस करने का, हर तरह का इक्विपमेंट यूज करने का जो उस वक्त अवेलेबल था, और शौक से किया हमने काम। अच्छा, जो डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में कर रहे थे आप, जो आपको जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे, तो आपको क्या लग रहा था कि कुछ स्पेशल, कुछ अलग सीखने को मिल रहा है, कुछ यूनिक जानकारी मिल रही है, या आपको लगता है कि एनेस्थीसिया के लिए एम्स से ज्यादा अगर आप बाहर कंट्री से जाकर के इस चीज के एक्सपर्ट बनते तो ज्यादा सही रहता? देखिए, एम्स में सब कुछ था अवेलेबल, जो उस वक्त अवेलेबल था, और टेक्नोलॉजी आ रही थी। हालांकि बाहर के कंट्रीज के मुकाबले थोड़ी सी कम थी, तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ना तो हमारे बाबा भेज सकते थे, ना हमारी हिम्मत थी बाहर जाने की। अच्छा। पैसा नहीं था, एम्स में हो गया, सस्ते में हो गया था काम, पढ़ाई हो गई थी। और ये भी एक सच बात बताऊं मैं आपको कि हमारे बहुत सारे साथी बाहर गए हैं, पर सीएम भगत ने कभी बाहर जाने की नहीं सोची। कारण था डॉक्टर्स ज्यादातर जाते हैं। नहीं, एम्स के तो ज्यादा ही जाते थे। हमारे कई बैच के साथी गए हैं, कई इंडिया में हैं। तो अब वो हमको ये लगता था कि एमबीबीएस तो हमने 11 रुपए महीने की पढ़ाई में की। 11 रुपए महीने की पढ़ाई में एमबीबीएस किया? एमबीबीएस। और एमडी में भी कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं दिया था हमने, इतने सस्ते में, ऑलमोस्ट खैरात में हमने हिंदुस्तान से पढ़ाई की है। तो हम इतने बेवफा तो नहीं है कि अपने देश को छोड़ के भाग जाए। तो पैसा तो यहीं इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाते हैं, उनकी फितरत है, हमारी नहीं थी। हमने आपको कभी नहीं सोचा, जाना, आपको यहीं रहना? मैंने सोच लिया था मुझे नहीं जाना, मैं नहीं गया। अच्छा, इसमें जो आपने किया एनेस्थीसिया के बारे में अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस समय एनेस्थीसिया हमारे देश में आया और कब से इसको लागू किया गया, और इसकी जरूरत क्या लगी कि नहीं एनेस्थीसिया को लाना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने वर्ड मेंशन किया 1846, ये अंग्रेज यहाँ पे थे, और जो वहाँ पे डेवलपमेंट होती थी वो धीरे धीरे यहाँ पे अपने आप आ जाता था हिंदुस्तान में। तो उसके साथ साथ ये प्रोग्रेस चलती रही है, टेक्नोलॉजी आती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बहुत चेंज आए हैं। और अभी एक तरह से रुकावट ही है कि नई मशीनें नहीं आ रही, और आ भी रही हैं तो अननेसली एक्सपेंसिव है कि वो पेरिफेरी में उनको परकोलेट कराना आसान नहीं होगा। तो ये काफ़ी टाइम से उन्हीं के साथ साथ कोई अंग्रेज यहाँ पे थे, उन्होंने मेडिसिन यहाँ पे डेवलप की थी, यहाँ पे हुआ। ये तो हो गया मॉडर्न एनेस्थीसिया। उससे पहले की एनेस्थीसिया की बात करें तो देखिए, हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, वो सब चल रहा था। अब वो कैसे बेहोश करते थे, क्या करते थे, बहुत डिटेल्स तो उसकी नहीं है, लेकिन सर्जरी तो हमारे यहाँ सारी होती थी। कैटरेक्ट भी होता था और भी चीजें होती थी, लेकिन उनका तरीका अलग होता था। उसको तो डिटेल नहीं, तरीका अलग। अच्छा, एक जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपने एम्स से एनेस्थीसिया एमबीबीएस किया है, और एमबीबीएस मैंने एम्स से नहीं किया, यूजीएम से किया है, और एमडी जो है एमडी किया आपने एम्स से किया है। अच्छा, तो आपने फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम ना करने की जगह आपने हॉस्पिटल का निर्माण किया, और आप वहां पे आज डॉक्टर हैं, तो उसके पीछे का कारण? देखिए, ये भी एक हिस्ट्री है। सीनियर रेजिडेंसी 3 साल की होती है, मैंने 3 साल पूरे नहीं किए, मैं 1.5 साल भी पूरा नहीं किया। अच्छा। और मैं एम्स में काम कर रहा था। अब वो हर सरकारी डिपार्टमेंट में ना थोड़ा सा स्लोनेस, पॉलिटिक्स, ग्रुपिज्म,
ये सब चलता है। मैं ना बड़ा रेस्टलेस होता था इन चीज़ों को देख के, और एम्स में आईसीयू का रेनोवेशन होना था, वो मैंने इनिशिएट किया था। उसको कराने में मेरे को, जो मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने का काम था, उसको कराने में मुझे 1.5 साल से ऊपर लगा था। अच्छा। और वो भी तब जब हम अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की गुंडागर्दी वहां पे जाके करके जल्दी जल्दी कराया था। अच्छा। तो टाइम लगता है। अब ये चीज़ आपने बर्दाश्त की नहीं थी, तो अब वो रेस्टलेसनेस जब होती है तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करती है। जो रिफ्लेक्ट करती है तो मैडम हमारी ने लाइफ में जो हमें बार बार कई जगह प्रॉम्प्ट किया है, तो उन्होंने कहा रिजाइन करके प्रैक्टिस में क्यों नहीं आया था, तो हम आ गए। अच्छा, तो इसलिए आपने फिर ये इसको चुना। चलिए भगत जी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि एनेस्थीसिया देने से पहले कौन कौन से टेस्ट जो है वो अनिवार्य हैं, क्या क्या जानकारी डॉक्टर को होनी चाहिए मरीज को एनेस्थीसिया देने से पहले। देखिए, अगर हम इसको हिस्ट्री वाइज लें तो बेटर रहेगा, लोगों को समझ आए। देखिए, जब शुरू में था तो पेशेंट मरीज टेबल पे आता था और एनेस्थीसिया देना शुरू कर देते थे असेस करके, कोई जानकारी लेनी, वो शुरू में नहीं होती थी। अच्छा। लेकिन ये जैसे जैसे रिफाइन होता गया, सिस्टम बनता गया, तो अब एक प्रॉपर प्रोसेस हो गया है। हर पेशेंट जो है, जैसे मेरे यहाँ हॉस्पिटल में रूल है कि कोई पेशेंट बिना प्री एनेस्थीसिया चेकअप के ओटी में घुस नहीं सकता, अनलेस इट इज ए लाइफ सेविंग इमरजेंसी। तो ये रूल सब जगह ही है कि प्री ऑपर असेसमेंट होनी है। कई लोग शॉर्टकट करते हैं, जब शॉर्टकट करते हैं तो दुर्घटनाएं भी होती हैं, क्योंकि पेशेंट का असेसमेंट होना चाहिए। उसको क्या बीमारियां थी, क्या बीमारी हो है आगे, किसके लिए ऑपरेशन हो रहा है, उसको बेसिक कंडीशंस क्या है, उसका हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, ईसीजी ठीक है कि नहीं, फेफड़ों में समस्या तो नहीं है, उसकी सांस की नली सही जगह पे है या टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, या उसमें रुकावट होने का तो नहीं है, या रीढ़ की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है, या रीढ़ की हड्डी में काइफोसिस वगैरह तो नहीं है, और सर्जरी कितनी देर की होनी है। और तो और इसमें ये भी हम देखते हैं कि सर्जन कौन है, उसकी काबिलियत कितनी है, कितना टाइम लेगा, या सर्जरी में एवरेज टाइम कितना लगेगा, उसी हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। अब उसमें ब्लड की जरूरत है तो ब्लड अरेंज हो गया कि नहीं हुआ, ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब जांच करनी जरूरी होती है, और पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, एक रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके बाद जो अगर कोई खास बीमारी है, मान लीजिए थायराइड का है, तो थायराइड के लिए हम स्पेशल रिपोर्ट मांगते हैं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो फ्रेश इको या ईसीजी मांगते हैं हम, ये होना चाहिए। पेशेंट को कई बार लगता है कि खर्चा हो रहा है, लेकिन उसकी जान माल के लिए जरूरी है कि ये सेफ्टी प्रिकॉशंस ली जाए। अच्छा, पेशेंट जो आते हैं वो कभी ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं ये एक्स्ट्रा खर्चा है, सो ये नहीं करना, और आप सीधा एनेस्थीसिया दीजिए और ऑपरेशन शुरू कर दीजिए कि हमारी पॉकेट अफोर्ड नहीं, तो उस सिचुएशन में तो ऐतराज नहीं करते। हाँ। पर जब रिपीट वगैरह करने के लिए कहते हैं तो कई बार ये ऐतराज करते हैं, कुछ लोग करते भी। हमारा तो वहां पे रिश्तेदार गया था, उसका तो जाते ही कर दिया था उन्होंने, लेकिन उसको जाते के पीछे की स्टोरी क्या है शायद इनको उस रिश्तेदार की नहीं मालूम थी। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं फिर? नहीं, हम अपना देखिए, हमारे प्रोटोकॉल बड़े फिक्स है। वी आर एक्रेडिटेड हॉस्पिटल। हाँ, अगर आप हमारे देखिए, इफ यू डोंट हैव फेथ इन मी, यू मे लीव। इफ यू हैव फेथ इन मी, स्टे विथ मी, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट आया और वो बाहर से करवा के आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आपको दिखा रहा है, आप उस रिपोर्ट पर बिलीव करके और एनेस्थीसिया देते हैं, बिलीव करेंगे। अब ऐसा नहीं तो कि नहीं आपको हमारे हॉस्पिटल से कराना है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए और ऐसा संभव भी नहीं। क्वेश्चन जो मेरा आपसे है कि एनेस्थीसिया जब हम देते हैं, जब आप देते हैं एनेस्थीसिया, तो क्या होता है कि आदमी 3-4 घंटे के लिए उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उसे नहीं पता होता, वो बिल्कुल इरेज होता है। अब आप उसे कभी नहीं जान सकते कि क्या हुआ था उसके साथ। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसकी जो चीजें हैं भूलने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है एनेस्थीसिया देने के बाद? देखिए, एनेस्थीसिया का थोड़ा सा कंपोनेंट्स पहले मैं बता दूं, फिर इस विषय पे आते हैं। मेरे ख्याल थोड़ा जल्दी आ गए हैं कि एनेस्थीसिया जब देते हैं तो हमारा 2 काम होते हैं। एक, पेशेंट को अवचेतन की अवस्था में, दूसरा उसको पेन नहीं होनी चाहिए, तीसरा वो इमोबाइल रहना चाहिए ताकि सर्जन को सर्जरी करने में दिक्कत नहीं हो, और उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके फिजियोलॉजिकल जो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, और जो फ्लूइड बॉडी के हैं वो भी मेंटेन रहने चाहिए।
तो एनेस्थीसिया एक सिंपल खाली ये नहीं है कि इसको प्रोसेस हो, तो उसमें हमें अब उसको ऑपरेशन से पहले हमने तैयार किया, जैसे पीएसी की बात की। पीएसी की बात करने के बाद हम उसको फिर टाइम फिक्स होता है सर्जरी का, सर्जन से भी कई बार इंटरेक्शन करना पड़ता है, भी तुम क्या करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम्स है क्या, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है। जैसे गॉल ब्लैडर सर्जरी कई बार आजकल लेप्रोस्कोपी में 20 मिनट में भी खत्म हो जाती है, 25 मिनट में। अच्छा। और कई बार एडिक्शंस इतनी होती है, पेशेंट को पहले पेन हुई है तो हो सकता है 1 घंटा 1.5-2 लग जाए, तो आदमी उसी हिसाब से तैयारी करता है थोड़ी सी, और ये तभी होता है जब आपने पीएसी किया हो उसका, ठीक है ना। अब आपका सवाल था कि वो उसकी मेमोरी प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एनेस्थीसिया में जितनी भी मेडिसिन यूज होती हैं वो एक टेम्परेरी इफेक्ट रखती है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रखती है कोई भी। हाँ, ये जरूर है कि अब भी ऑपरेशन खत्म हुआ और 5 मिनट में बिल्कुल मेमोरी पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दे ऑल लिंगर ऑन फॉर सम टाइम, लेकिन ड्यू कोर्स में विद इन फ्यू आवर्स वो चली जाती है। कई बार हम क्या करते हैं, इसके बाद एनेस्थीसिया के बाद हम पेन किलर्स देते हैं। हाँ, पेन के लिए पेन किलर्स देते हैं। अब उनमें एक सिंपल पेन किलर है जिसमें नींद नहीं आती, और ऐसे पेन किलर हैं जो नींद आती है जिसमें, तो जब नींद आती है तो उस पीरियड का आपको याद नहीं रहेगा कुछ भी। अब ये ज्यादातर इनमें से नार्कोटिक वो होता है कि जो अफीम के ग्रुप से निकले हुए डेरिवेटिव है। अच्छा। नार्कोसिस इटसेल्फ इज, वो नींद का वो एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है कि आप अवचेतन अवस्था में हो नार्कोसिस में, ठीक है ना। तो ये नार्कोटिक्स होते हैं। अफीम से कई चीजें डेवलप हुई हैं, आप एक के बाद एक मेडिसिन डेवलप हुई हैं। तो इसके अलावा और भी काफी कुछ है, हम उस पर चलेंगे जैसे बातचीत होगी। तो ये इनका इफेक्ट खत्म होने में टाइम तो अपना लगता है, कि हर मेडिसिन जो बॉडी में जाती है उसका एक एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे बाकी आप दवाइयाँ मेडिसिन में यूज करते हैं या आपको एंटीबायोटिक देते हैं, तो आपको बोलते हैं ना कि दिन में 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए, 4 बार लीजिए। ये 4 का फ्रीक्वेंसी कहाँ से आया, 2 का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये मेडिसिन जो है एक आपको दी गई, तो उसका असर 6 घंटे में कम हो जाता है, तो फिर कहते हैं हम कि दिन में 4 बार लीजिए आप, ताकि 24 घंटे उसका पूरा कवरेज है। और ऐसी मेडिसिन है जिसका असर 12 घंटे रहता है, तो हम कहते हैं दिन में 2 बार लीजिए। तो इसी तरह एनेस्थीसिया में मेडिसिन है जिनका असर शॉर्ट रहता है, जिनका असर लंबा रहता है। तो लंबा केस होता है तो लंबे असर वाली मेडिसिन यूज करते हैं, और शॉर्ट तो शॉर्ट वाली करते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का है। जैसे कार्डियक सर्जरी है 4 से 6 घंटे लगते हैं, ब्रेन सर्जरी है उसमें भी टाइम लगता है, तो 4 से 6 घंटे के लिए तो आप लोग एक्स्ट्रा लेकर के चलते होंगे। नहीं, देखिए इसमें एक मेडिसिन से काम नहीं चलता है। मैंने कहा ना मॉडर्न एनेस्थीसिया में क्या होता है कि नींद के लिए एक दवाई है शुरू किया, पेन के लिए दूसरी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का इसी में हिस्सा आता है। तो इस तरह, और फिर इमोबाइल रखना, हिलना नहीं चाहिए पेशेंट को। अगर हिलेगा तो सर्जरी कैसे करेंगे, तो उसके लिए मसल रिलैक्सेंट देते हैं, यानी कई सारी चीजों को मिला करके उनका एक बैलेंस किया जाता है। ओके, बैलेंस करते हैं और फिर उसका आउटपुट आता है। तो एक सिंगल ये वो सिंपल प्रोसेस नहीं है। एक वक्त था जब ईथर खाली एक था, तो जितनी ईथर भी एक छलनी टाइप का होता था, उसके ऊपर गॉज लगाते थे और पेशेंट के मुंह पे डाल देते थे। तो जैसे ही पेशेंट हिलना शुरू होता थोड़ा सा और डाल देते थे, तो वो शांत हो जाता था। शांत हो जाता था। बड़ा बहुत सेफ था वो, जिनको देना आता था उससे सेफ एनेस्थीसिया कोई था ही नहीं उस वक्त। अच्छा, फिर भी कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपको संसाधनों की कमी पड़ी हो और पेशेंट मैनेज करने पड़े हो? नहीं, इसमें देखिए एक होता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, एक होता है फील्ड कंडीशन। तो गुजरात का जब अर्थक्वेक आया था, 26 जनवरी का दिन था, तो हम लोग अगले दिन ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली, मैं कहूँगा ऑर्डर तो नहीं था, इट वॉज अपॉर्चुनिटी, कि जो लोग गुजरात जाना चाहते हैं अर्थक्वेक रिलीफ के लिए चले जाओ। तो हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे एयरपोर्ट पे, और टेक्निकल एरिया से वहाँ से हम गुजरात चले गए थे, आगे भेज दिया गया था। तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था, वहाँ पे सर्जरी कर रहे थे। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या है, ये होता है जगह तो काफ़ी होती है, पर कई बार इक्विपमेंट थोड़ा कम होता है, या डिजास्टर का स्कोप इतना ज़्यादा था गुजरात में ये कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। इस पर्टिकुलर केस में जो मैं इंसिडेंस आपको बताने जा रहा हूँ, सामान तो सारा था वहाँ पे, लेकिन रिक्वायरमेंट उससे भी ज़्यादा थी। अच्छा। ओटी जैसे बहुत बड़ा है, लेकिन ओटी में टेबल तो एक थी और पेशेंट बहुत ज्यादा है। पेशेंट बहुत ज्यादा है। बाहर देखो 500 लोग
किसी का हाथ गला हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का कुछ है, they're waiting for surgery. Should I follow the protocols or should I just do the work? अब यहाँ पे एक सोच आती है कि मुझे तो सोल्यूशन करना है, बिकॉज आई एम देयर टू गिव सोल्यूशन, नॉट टू क्रिएट ए प्रोटोकॉल सिस्टम जो मुझे फॉलो करना है. हाँ, सरकारी कोई आदमी होता तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लेता वो, लेकिन हमने उसको अपनी जो इनोवेशन है जो हमारे में एक है कि इनोवेट करना. तो हम पहले दिन जब वहाँ पे काम कर रहे थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक ओटी बड़ा सा, एनेस्थीसिया मशीन एक है और उसमें केस कर रहे हैं, और वो फिर पेशेंट जाता, दूसरा आ रहा है, और वो आने में उसके 15-20 मिनट, आधा घंटा, ये हमारे लिए टाइम बहुत ज़्यादा कीमती था. तो अब जब ये वेट कर रहे थे आधा घंटा, तो मैंने उसको यार कोई तो सोल्यूशन होगा, कुछ तो होगी, ट्रॉली होगी कहीं ना कहीं. तो वहाँ के एक स्टाफ को पकड़ा मैंने, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था छोटा सा, तो मैं राउंड लेने चला गया. अच्छा. और राउंड लेने गया तो मुझे वहाँ पे प्लाईवुड के बोर्ड देखे 6-3 के. अच्छा. बहुत सारे पड़े थे, और ये बेड के साइड टेबल होती है. हाँ. लोहे की होती है. हाँ. हाइट भी उसकी ठीक होती है. तो वो हम साइड टेबल भी उठा के ले आए वहां से, और बोर्ड भी ला के दे दिया. वहां पे आरएसएस के वर्कर थे, काफी बहुत जुझारू थे. हमने उनको बोल दिया कि टेबल, हमने बोर्ड रख दिए डिस्टेंस पे 3-3.5 फुट के, और उसके ऊपर ये बोर्ड रख दिए. उनको बोल दिया कि जो वार्ड बॉय टाइप के वर्कर्स थे कि अगला पेशेंट जो आप लाओगे इसी बोर्ड पे लाओगे, हम सर्जरी भी उसी बोर्ड पे करेंगे और एनेस्थीसिया भी उसी पे देंगे. और 2 टेबल 1 मशीन थी, लेकिन वो 1 मशीन बैकअप के लिए थी. हमने यात्रा जो वहाँ पे सर्जरी की वो हमने लोकल एनेस्थीसिया में की. अच्छा. तो ये बैकअप मशीन थी एक, ठीक है ना, कि कुछ होगा उसके साथ, और भी एम्बू बैग वगैरह होते हैं, सब हमने यूज़ किया. तो मुझे ये पता है कि 5 दिन के अंदर हमने वहाँ पे, मेरी ग्रुप की टीम ने करीब हमने 350-400 सर्जरी कर डाली होगी 5 दिन में. यानी कि एक दिन में 70 से 80 लोग. रुकते हम तभी थे जब ओटी स्टाफ हमसे कहता था, साहब आप भी चाय पी लो, सामान खत्म हो गया, हम दोबारा रीस्टरलाइज कर ले, पैक कर ले. अच्छा. नहीं तो आप लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं. सर्जन भी मेरे साथ था. हमने सर्जन 2 तरह की टीम थी, एक स्लो प्रोसेस वाली थी, एक फास्ट वाली थी. मैंने वो 2 सर्जन लिए जो फास्ट थे. और आपको कितना टाइम लग रहा था? एक केस पे डिपेंड करता था. किसी की अगर वोन कटिंग होनी है तो डिफरेंट टाइम है, किसी में पिन डालना है खाली और ट्रैक्शन लगाना है तो 10 मिनट में 15 मिनट में करके. तो इसे यहाँ पे जो मिक्स शिफ्ट टेबल बनाई गई थी, हाँ. इसकी एक फोटो भी मैं लाया था, मेरे पास है भी, उसमें फेसबुक में है कहीं पे. तो हिंदू वाले ने पूरी स्टोरी भी छापी थी. तो दिल्ली में जब वापस आए तो मान सम्मान वो सब ड्रामा शुरू हो गया था. तो उस ड्रामे में हमने वो फोटो दिखाई थी उनको हमने कि ये देखो ये टेबल है, इस तरह बनती है. और वो देखिए हर चीज, डिजास्टर इज नॉट ए आइडियल सिचुएशन. डिजास्टर में वही लोगों को काम करना चाहिए जो कुछ अल्टरनेटिव्स बना सकते हैं. हर सिचुएशन आइडियल नहीं होती है, और हर सिचुएशन जो प्रेवलेंट है वो सही नहीं है. आपको जाके उसको एडिशंस एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है. अब इसी तरह का दूसरा डिजास्टर जो मैंने अटेंड किया वो कश्मीर में था, कि जब ये मोदी जी ने टेक ओवर किया था तो फ्लड्स आ गए थे वहाँ पे, और एक क्राइसिस. तो अब पता नहीं क्यों हुआ, तो हमारे एसोसिएशन को मैसेज आया कि वहाँ पे 30-40 डॉक्टर्स जाने हैं. तो हम तो इन कामों में हमेशा आ गए हैं, कभी पीछे नहीं चल पड़े. वहाँ पे घर में हंगामा मच गया कि कहाँ जाओगे कश्मीर में, पता नहीं, तो वहाँ जाके तय होगा कहाँ भेजेंगे. तो वहाँ हमारी टीम को थे तो कुपवाड़ा भेज दिया. अब कुपवाड़ा वॉज हाई टेररिस्ट एरिया, तो घर में तो धड़कनें सबकी बढ़ गई. हम मजे में थे वहाँ पे, खैर अपना काम कर रहे थे. तो वहाँ पे भी अब देखिए एक एस्टेब्लिश सेंटर था, 2 टेबल थी, हाइजीन नाम की चीज नहीं थी. और ऐसे सिचुएशन में हाइजीन सर कहाँ? नहीं, वो तो रेगुलर उनका ओटी था ना, हम उनके रेगुलर ओटी में गए थे. अच्छा. उनका हमारा एम था कि जो वहां पे स्टाफ है वो सारा काम नहीं खींच पा रहा, तो आप जाके उनकी हेल्प करो. ये मेरा ओटी में था, बाकी कुछ लोग ओपीडी कर रहे थे जो मेरी टीम के थे. ये था. तो अब कई चीजें मैं बताऊंगा ना तो बड़ा अजीब सा लगेगा, वो मैं बोलूंगा नहीं, पर इट वॉज नॉट ए आइडियल सिचुएशन. सो मैंने वहां पे फिर क्या किया कि ये हमारा मैनेजमेंट का जो इनहेरेंट था या क्या था शुरू से ही,
तो हमने दूसरे दिन ही हमने जो MS था वहां का सो कॉल्ड हॉस्पिटल का इंचार्ज था, तो मैंने कहा जी ये तो ऐसे नहीं चलेगा, आपके 2 OT है, BP इंस्ट्रूमेंट एक है, कभी इधर BP चेक करते कभी उधर करते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। पेशेंट ज्यादा है और डिस्पोजेबल का पूरा कमरा भरा पड़ा जिसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो बेसिक चीजें नहीं है। तो कहता है फिर क्या, मैंने कहा जी हम मीटिंग करेंगे। तो उसने कहा मीटिंग कहाँ, मैंने कहा जी OT के अंदर बैठ के करूंगा मीटिंग में, ताकि स्टाफ भी पूरा वहां पे रहे। फिर हमने OT में बैठ के मीटिंग की 1-1.5 घंटे की, और हमने तय किया, और उसके बाद हम सामान की लिस्ट बनाई और हम DC को दे के आए। DC का ऑफिस पास में ही था, और हमें उन्होंने एश्योर किया कि ये जो कुछ भी आपने लिख के दिया है जो फिजिबल है 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा, और उन्होंने दिया मुझे। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ कि हम उनको उस नजरिए से देखते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। तो हमने वो 24 घंटे के अंदर कर दिया, वो सारा सामान आ गया, 2 BP इंस्ट्रूमेंट भी आ गया, और भी डिस्पोजेबल चीजें थी। मेडिसिन में भी कई बार क्वालिटी का मुझे डाउट हो रहा था, बड़ा था, तो अब वो आपने अपनी निगरानी में, मैं अपनी निगरानी में करके वहां से हिला हूं। मेरी टोटल 6 दिन की ड्यूटी थी वहां पे। 6ठे दिन के बाद मैं जब वहां से निकला, तो ये सब चीजें जितनी मैंने ठीक करनी थी, ज्यादातर जो फिजिबल थी वो मैं करवा के आया था वहां पे। और लोग वहां गए, आपकी तरफ से आप ओके थे पूरा? हाँ, वी वर कंफर्टेबल, वी वर डूइंग। देखिए सेंटर था, काम कर रहा था, महीने की 150-200 डिलीवरी हो रही थी, सामान होगा तभी काम कर रहा था। लेकिन कुछ बेसिक चीजें क्या होता है कि अब जैसे मैंने एक ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि एक कमरा डिस्पोजेबल से भरा पड़ा था। अब जिसने डिस्पोजेबल सप्लाई किया उसको कमीशन मिलनी थी, उसको मिल गई, उसने दे दी, सारा कुछ कर लिया। लेकिन क्या वो सारा डिस्पोजेबल हमें चाहिए था? और जो एक BP इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए था वो वहां पे नहीं था। अच्छा, तो वो तो फील्ड कंडीशन वो हमने मंगा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। श्रीनगर से कुपवाड़ा आना था, 4 घंटे के अंदर आ गया, वो कमी नहीं है। इट्स जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ एक सोच होती है कि हाँ भाई ये चीजें ठीक होनी चाहिए। जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनको तो एटलीस्ट रखा जाए, ताकि डॉक्टर्स आए तो वो कंफर्टेबल होकर के काम कर पाए। हॉस्पिटल में काफी कुछ था और काफी स्कोप भी था, तो जितना स्कोप था वो मैंने बाद में फॉलोअप किया था। वो हॉस्पिटल में काफी कुछ हमने करवा पाए थे। अच्छा, तो ये हमारी लाइफ की सेटिस्फेक्शन वो होता है, जहाँ पे जो हम कहते हैं कि हमने ये काम कर लिया। जैसे गुजरात वाला था, तो वहाँ पे एक होटल का वो कमरा था, वहाँ पे जमीन पे बिस्तर लगे थे। जब उधर थक जाते और सामान खत्म हो जाता तो आके गद्दे पे सो जाते, 4 घंटे बाद नींद खुल जाती, फिर उठ के चल पड़ते। तो ये भी एक सेटिस्फेक्शन थी। इस तरह कुपवाड़ा में भी था कि टेररिस्ट का एरिया था और गेस्ट हाउस। आपको अंदर से डर नहीं लगा कि तो खुद वहां से भाग के जाएंगे कहाँ? हमारे साथ मजेदार थी, एक लेडी डॉक्टर थी, हम 2 मेल थे। तो हमने मेल वाला कोने वाला कमरा ले लिया, लेडी को हमने कहा तुम अंदर वाला कमरा पकड़ो ताकि दिक्कत नहीं हो, तुम्हें कुछ टेंशन हो कुछ हो तो अब रात को क्या करना है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंस भी हुआ था कि वो वहाँ के लोग रिस्पेक्ट करते थे हमारी। तो ओवरऑल हमें देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था कि जब ये लोग भेजे गए थे कि वी मस्ट जनरेट गुडविल इन द माइंड्स ऑफ कश्मीरीज, तो हम लोग गए थे, तो हम उसी मिशन से गए थे कि हमें गुडविल जनरेट करनी है। वो गुडविल हमने जनरेट की वहाँ पे। कुछ अब जैसे कोई बच्चा सिक था तो उधर गए। एक ट्रिप हमने, अब ये मेरा एनेस्थीसिया का नहीं था, पर पता चला कि यहाँ से जो लास्ट विलेज है बॉर्डर पे, वहाँ पे कुछ बच्चे सिक हो रहे हैं बार बार। तो हमने जो अपनी पीडियाट्रिशियन थी टीम में, उसको लेके हम जितना तक जीप जाती थी उसके आगे हम करीब 15-20 मिनट पैदल गए। फिर हमने देखा देयर वाज अ प्रॉब्लम विद कॉटेज की जो हाइजीन वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो उनको समझा के आए और दवाई भी दे के आए। तो ये चीज़ें भी, दिस इज पार्ट ऑफ ए मेडिकल प्रोफेशन, कि जब आप इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो आप खाली अपनी स्पेशलिटी पे फोकस नहीं रहते। स्पेशलिटी को तो हमने बड़े नज़रिए से देखा है, लेकिन इन चीज़ों को भी हमने बड़े ध्यान से देखा है। तो वो गांव के जो लोग थे, छोटा सा गांव भी नहीं उसको कह सकते, बट देन दैट वाज द लास्ट हटमेंट ऑन द बॉर्डर। उसके आगे फिर अगला एरिया शुरू हो जाता था। तो याद है हमें कैसे हम पत्थरों के ऊपर से छलांग मारते हुए गए थे। नोएडा के एक पेरेंट थे, जो NDTV की रिपोर्ट है, उसमें एक बच्ची को एनेस्थीसिया दिया गया और उसका वेट और बाकी जो चीजें थी उसकी सही से नापा नहीं गया था और मैनेज अच्छा नहीं था और बच्चे की डेथ हो गई थी। पेरेंट्स ने कहा कि डॉक्टर ने जिस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए वो नहीं किया और बच्चे की डेथ हो गई एनेस्थीसिया देने के बाद। तो आप इस केस को किस नजर से देखते हैं? आपकी नजर में क्या डॉक्टर को
नॉलेज पूरी अच्छे से रख के और फिर केस मैनेज करने चाहिए, हैंडल करने चाहिए? देखिए, डेथ हुई है, वेरी सैड, समथिंग हैज हैपेंड। रिपोर्ट की रिलायबिलिटी पे मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि डेथ हुई है, होनी नहीं चाहिए थी, कहीं ना कहीं सिस्टम में फेलियर हुआ है। पीएसी नहीं हुआ, हपड़ा दपड़ी थी, या इनएक्सपीरियंस आदमी था, या कुछ इक्विपमेंट मिसिंग था, लेकिन पेरेंट्स के लिए तो बच्चे का लॉस था। अब ऐसे केसेस में ना मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसका जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए उसको पेनलाइज भी करना चाहिए और करेक्शन भी होनी चाहिए। मेरी लाइफ में करेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों का, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होता है, और जब तक हम उनको करेक्ट नहीं करते हैं। एक जो मैं अक्सर अपने बच्चों को यहाँ पे सिखाता हूँ, कोलीग्स को, कि वाई, इफ समथिंग हैज हैपेंड, वाई इट हैज हैपेंड। फिर दोबारा पूछता हूँ वाई। देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन किया वाई इट हैज हैपेंड, आप लेट हुए, आपने एक बहाना मार दिया, मैं दोबारा फिर उसको रिपीट करा, पर क्यों हुआ? फिर आपने जवाब दिया कुछ में, पर ऐसा फिर क्यों हुआ? जब तक 5 बारी वाई नहीं पूछ लो ना हम, तब तक सही आंसर नहीं मिलेगा, तब तक सही आंसर नहीं आता है। अच्छा, वाई, और फिर उसके आगे हमने 3 शब्द और जोड़ दिए, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, हालांकि वो ज्यादातर उसमें नहीं है सिस्टम में। वाई, व्हेन, वेयर एंड बाई होम। जब आप इन सारे क्वेश्चन 5 बारी वाई, फिर कहाँ हुआ, व्हेन, कब, वेयर, बाई होम। अब ये अगर हम रशियन रिएक्टर का ले लें, जो डिजास्टर हुआ था, जो अभी तक पूरी दुनिया में एक वो ऐसा एरिया है जहाँ पे रेडिएशंस निकल रही हैं, कितने बजे हुआ था वो? व्हेन, मैंने एक क्वेश्चन डाला ना व्हेन, तो कितने बजे हुआ था वो? रात को 3:30-4 बजे। उस वक्त आप जाग सकते हो? बहुत नींद आती है, जो भी जितने भी जाग रहे होते हैं, नींद जो नाइट आती ड्यूटी आती है। सो दैट टाइम इज ऑलवेज क्रिटिकल, सो व्हेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो आदमी उसको दे रहा था वो हपड़ा दपड़ी में था, व्हेन या क्या था, तो व्हेन का आंसर वहां पे आ गया। वेयर, हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड था या नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड तीसरा कि व्हेन, वेयर एंड बाई होम, क्वालिफाइड आदमी था या वहां पे कि नहीं था, सबसे इम्पोर्टेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब मैं एक जगह रेगुलर काम कर रहा हूँ, इक्विपमेंट वहां पे डेली चेक होता है, तो वो किसी ने इक्विपमेंट वहां से दूसरे ओटी में शिफ्ट कर दिया है मौके पे, वहां जरूरत पड़ी और फिर इधर वापस नहीं गया या नोटिफाई नहीं किया। बिकॉज यहाँ पे सिस्टम तो ये होता है कि हर चीज जो आप रिमूव करते हो उसको नोटिफाई करना है, नहीं किया नोटिफाई तो मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक्स तो एम्स में भी हुई हैं, याद दिलाऊं आपको मैं, कि जो मैटरनिटी ओटी में वो जो एक स्टाफ की डेथ हो गई थी, तो टेबल प्रॉब्लम थी उसकी टेबल प्रॉब्लम थी। उस टेबल में तब भी प्रॉब्लम थी जब मैं वहां पे था, और जब ये इतने साल बाद डेथ हुई है, वो टेबल प्रॉब्लम वहां पे थी। वाई द एक्शन वॉज नॉट टेकन? इसके लिए आप रेजिडेंट को ब्लेम करोगे, एनेस्थीसिया वालों को करोगे, ओटी वालों को करोगे, क्या हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को करोगे, जिसको उसका कंप्लेंट्स को हैंडल करना चाहिए था? कंप्लेंट्स को हैंडल करना चाहिए सर, दैट इज इम्पोर्टेंट तो ये है। तो उस केस की जब आपको याद है नर्स की डेथ हुई थी, सुना ठीक है, मैंने हाँ, केस सुना है ना। अब उस केस को डिग आउट करिए, देखिए आपको क्या रिपोर्ट मिलती है। वो भी एक हाँ, वो टेबल ऊपर नीचे होने में उसकी दिक्कत थी और इस तरह का कुछ था। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सारी जानकारी जब हम लेने की कोशिश करते हैं तो वो भी अपने अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ इमेज खराब होती है। एम्स एक करोड़ों का घपला हो जाता है, आपको कोई एक पैसे की खबर नहीं मिलती कि क्या हुआ है वहां। तो इतनी आसानी से वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आई वुड स्टिल से कि ये जो मैंने प्रश्न किया ना कि वाई 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 इट हैपेंड, ओ ये ऐसा हो गया, वाई इट हैपेंड, और उसके बाद व्हेन इट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड एंड बाय whom इट हैपेंड। जब आप ये सारे डब्ल्यूज में लगा दोगे ना तो आंसर तो मिल जाएगा। हो नहीं सकता कि आंसर ना मिले, असली आंसर। बाकी उसको छापना नहीं छापना वो आप पे है, उसको प्रोजेक्ट नहीं करना है, पर ये एक असूल है कि आप उसको एक्चुअली जानना है। तो यहाँ पे मेरे पास भी आता है कि कंपनी में तो स्टाफ आता है, ये झगड़ा हो गया, ये हुआ, तो मैं प्यार से सुनता रहता हूँ, फिर उससे पूछता हूँ क्यों, क्या हुआ। धीरे धीरे सब आ जाता है। तो मैं बच्चों मेरे सामने ना झूठ नहीं बोला करो, तुम्हारे पेट के अंदर क्या है मैं सारा उगलवा लूंगा। वो आपके सवाल हैं ऐसे जो निकलवा लेते हैं उनसे। नहीं, बट फॉर दैट यू मस्ट हैव ए टेक्निकल नॉलेज आल्सो।
ऐसे केस को जब आप इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, मैं यही सलाह दूंगा कि आप टेक्निकल नॉलेज थोड़ी बहुत लेके जाइए। अच्छा, एक सवाल जो मेरा है कि अगर एनेस्थीसिया का एक तो खर्च कितना आता है, और क्या प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेम एनेस्थीसिया का प्राइस जो होता है वो अलग अलग होता है? देखिए, एनेस्थीसिया का प्राइस कभी अलग से नहीं किया गया, वो सर्जरी के साथ लिंक किया गया है। अच्छा। जनरली इट इज 33% ऑफ द सर्जन्स फीस, तो ये उसी में। अब इसमें जो प्राइस है वो अलग है उसको, ये तो एक हो गया चार्जेस पेशेंट के लिए, आप बिलों में देखोगे जनरली इसी के आसपास चलता है। दूसरा होता है कि मेडिसिन का खर्चा, तो वो तो एज पर एक्चुअल्स होता है कि आपको अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया में दिया गया तो खर्चा बहुत कम होता है। अच्छा। और आजकल जो नई इनहलेशनल एजेंट, जिसका आपने जिक्र नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, कि आजकल बहुत सारे नए एनेस्थीसिया एजेंट आ गए हैं। मैं इसको मेरे को याद दिलाना है, इसके साथ मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूँगा कि सीवोफ्लोरिन, पहले एनफ्लोरिन आया, पहले हेलोथेन आया, उससे पहले क्लोरोफॉर्म था, ट्राइलिन था। तो क्लोरोफॉर्म, ट्राइलिन, हेलोथेन, उसके बाद सीवोफ्लोरिन, उसके बाद एनफ्लोरिन, उसके बाद और भी बहुत कुछ आ गए हैं। तो ये बहुत महंगी है ना। अन्य जो ट्राइलिन थी ना वो सबसे सस्ती थी, क्लोरोफॉर्म उससे क्या था मुझे नहीं पता। जितनी एडवांस आ रही है वो उतनी ज्यादा महंगी है। हाँ, तो हम ये महंगी सेफ्टी के उसमें सेफ्टी बताते हैं कि ये अच्छा। दवाई देने से हार्ट रेट में चेंज कम आता है, ये दवाई देने से बीपी पे असर कम होता है, तो इसलिए यूज है। नॉर्मली जो भी हम मॉडर्न एनेस्थीसिया देते हैं उससे कौन कौन सी चीज जो है वो डैमेज होती है? हर चीज का कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। तो ये एनेस्थीसिया लेने के बाद आपको जैसे कि प्रेगनेंसी में देते हैं, महिलाओं को देते हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसका आने वाले टाइम में किस चीज पर इफेक्ट डालेगा वो एनेस्थीसिया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इनका लॉन्ग टर्म कोई भी इफेक्ट रहेगा। अच्छा। कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रहेगा, सब मेडिसिन बॉडी से निकल जाती हैं। लेकिन अगर किसी को किसी मेडिसिन से सेंसिटिविटी है, अब जैसे पहले क्लोरोफॉर्म था, उसकी डोज अगर ठीक नहीं होती और लिवर की कंडीशन है तो लिवर पूरा डैमेज हो जाता था। वो जमाना चला गया। अब ये जितनी महंगी वाली मेडिसिन आई ना, दे आर वेरी सेफ इन द ओटी। अब मैं इलेबोरेट करने वाला हूँ इसको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हमारे बहुत सारे कोलीग्स को भी नहीं पता होगा एनेस्थीसिया वाले जो देखेंगे इसको। अच्छा। कि दीज जो नए एजेंट्स आए हैं, हाँ। दे आर नॉट एट ऑल डैमेजिंग एंड दे आर वेरी सेफ, इसीलिए आए हैं। और ये क्योंकि रिसर्च प्रोडक्ट है, ये महंगे भी हैं। अब ट्राइलिन की एक बोतल है जो 100-150 रुपए की आती है, और ये जो है 50 ml भी 6000 रुपए की आती है। अच्छा। ठीक है ना। लेकिन मैंने बोला इन द ओटी। अब ये जो नए इन द ओटी, अच्छा, इन द ओटी, ये देखिए, मैं डॉक्टर भगत एनवायरनमेंट पे काम करता हूँ, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो मेरे को एनवायरनमेंट की बहुत चिंता रहती है, क्योंकि मैं वो दुनिया छोड़ के नहीं जाना चाहता जहाँ पे मेरे पोते पोतियाँ रह नहीं पाए। नहीं तो मेरा जो काम करना है सारा बेकार है। ये जो नए एजेंट है ना, ये एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग पे इनका इफेक्ट है। कैसे बताएंगे थोड़ा सा? ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, दे आर सो स्टेबल। ये ऊपर जो आसमान में स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें जाकर टिक जाते हैं। तो इनकी जैसे जैसे प्रेजेंस अब 2 लाख 3 लाख साल तक जब ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो इनकी एक्यूमुलेट हो जाएंगे। वो खैर इतना लंबा 2-3 लाख साल तो देखा नहीं, पर ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, दे आर देयर। जैसे पॉलिथीन्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, सेम सिचुएशन। पर ये आसमान में है, तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें इनका थोड़ा सा हिस्सा है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा है इनका। वैसे तो लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या चीज ज्यादा बेस्ट है? मान लीजिए कि जब एनेस्थीसिया का जो डोज आप बता रहे हैं, सेफ्टी का पर्पस देखें या एनवायरनमेंट का देखें? जो मेडिसिन हैं, ये एजेंट्स मैं बहुत पसंद नहीं करता हूँ पर्सनली, लेकिन मेरा डॉक्टर्स डिमांड करते हैं, मैं देता हूँ उनको, बट आई डिस्करेज इट। लेकिन जो पुरानी मेडिसिन हैं, कई हैं, नाम तो बताने का फायदा नहीं होगा, पर वो एनवायरनमेंट को कुछ नहीं करती है। ओके। ऐसे अल्टरनेटिव है। जब एनेस्थीसिया देते हैं तो उस समय में क्या क्या चुनौतियां, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, तो किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है? देखिए, हमने पीएचसी किया, हमें मालूम है क्या है। एक तो नॉन चुनौती आ गई हमारे पे, हमें पता है कि इस केस में ये होगा। कई बार अनजान चुनौती होती है।
अब सर्जन एक सर्जरी करने लगा और उससे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो उस चुनौती को हैंडल हमें ही करना है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो इस ब्लीडिंग को मैनेज करना, ये भी एक चुनौती हो जाती है, ठीक है ना। और कई बार पेशेंट हिस्ट्री ठीक नहीं देता है, छिपा लेता है। अब ये हिस्ट्री ठीक नहीं वाला पता कहाँ होता है अक्सर, कि लड़की की शादी हुई और उसने नहीं बताना कि मुझे दौरे पड़ते थे शादी से पहले। अच्छा। हमने तो, हमें हमारे रिकॉर्ड में नहीं आया ये, हालांकि हम कॉन्फिडेंशियली पूछते हैं कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं आया, ऑपरेशन खत्म हो गया, पेशेंट वार्ड में लेटा, वहां पे उसको दौरा पड़ गया। दौरा क्यों पड़ा जी? अब क्यों का जवाब तो अंदर था लेकिन दिया नहीं गया, तो डॉक्टर मैनेज करता है। फिर बाद में जब उसकी नींद हल्की होती है उससे पूछा जाता है या रिश्तेदारों से, क्योंकि जब ये दौरा पड़ता है तो बाकी लोग भी सीरियस हो जाते हैं कि झूठ नहीं बोलना। तभी तो कहते हैं कि डॉक्टर से झूठ नहीं बोलो, सच बोलो हमेशा, किसी बात को छिपाओ नहीं, बल्कि जो आपको नहीं भी पूछिए अगर बतानी है तो जरूर बताइए। अब यहाँ पे फिर वो खैर मैनेज हो जाता है, पर एक चुनौती हो जाती है कि पोस्ट ऑप एक अननेसेसरी इवेंट हो गया है। या इसी तरह लाफिंग गैस आपने सुना है, 1840 में एनेस्थीसिया की शुरुआत मॉडर्न में वही शुरू हुआ था कि किसी को दांत निकालने था, उसने बच्चे को दिया और वो ले गया है। अब रिसर्च में ये भी पता लगा कि नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस है ये बहुत डैमेजिंग है एनवायरनमेंट को। ये भी एनवायरनमेंट को डैमेजिंग है कि किस तरीके से? वही ऊपर जाके टिक जाती है। अच्छा। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि जितनी एक डॉक्टर यूज करता है नाइट्रस, उससे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होती है। और इस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसे सबसे ज्यादा? मैन्युफैक्चरिंग में ना कई जगह। और मैं आपको बताऊं कि जो रेसिंग टायर है उनको ठंडा रखने में दिन में ये नाइट्रस भरी जाती है। तो रेसिंग टायर की स्पीड बहुत होती है, गर्म हो जाते हैं ना वो, तो उनको ठंडा रखना होता है, तो उसमें भी नाइट्रस भरी जाती है और हर राउंड के बाद उसको निकाल के फिर दोबारा से भर दी जाती है। वो भी एनवायरनमेंट में जा रही है और एनवायरनमेंट को खराब कर रही है। तो केमिकल तो। अच्छा, अभी आपने बताया कि सब्स्टिट्यूट भी है इसका। अगर आदमी उस सोच पे जाएगा तो हाँ, या तो यूजेज की क्या वो उतना इफेक्टिव है? इससे पहले भी काम हो रहा था ना। काम तो हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें सेफ्टी के पर्पज से। अब इसको ना थोड़ा सा फिलोसफिकल उस पर ले जाते हैं। हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, हमने ग्लोबल वार्मिंग की, या तो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं या तो आदमी के लालच की बात करते हैं। तो हर चीज बिकती है, जो चीज मार्केट में आती है नई उसको बिकना होता है, उसको बेचने के लिए एफर्ट्स भी किए जाते हैं। एज अ डॉक्टर मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब मुझे ये ऐसा लगता है आने वाले टाइम में क्या हमें ऑक्सीजन भी खरीद के ही? ऑक्सीजन तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री जो भी चीज बनाती है तो वो उसको बिकवाती है, चाहे वो एनेस्थीसिया की मेडिसिन हो, चाहे आपकी मशीनें हो, चाहे और भी कई चीजें। वो तो प्रमोशन के पर डिपेंड करता है कि आप ले रहे हैं, आपको एज अ डॉक्टर आपको बुलाया जा रहा है, बता दिया गया ये नई आई है और इसके ये फायदे होंगे, आप ट्राई करो। हाँ, करते हैं तो आप उसे यूज करके देख रहे हैं और फिर उसके बाद आपको लग रहा है नहीं ये ज्यादा इफेक्टिव। अच्छा, पता कैसे चलता है आपको कि जो एक 150 वाला है और जो 6000 वाला है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है? नहीं, वो देखिए आप अपने कंफर्ट जोन में भी रहते हो, प्रमोशन का भी असर रहता है उसमें, क्योंकि 150 वाला भी आपको तो यूज ही नहीं हो रहा आजकल नहीं यूज हो रहा, 150 वाला यूज नहीं हो रहा। तो अभी कौन सा एडवांस वाला करते हैं? एडवांस ताकि वो लोगों को रहे कि भैया सेफ है। नहीं, सेफ भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दे आर सेफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनको यूज करने के लिए मशीनें भी अलग से आ गई हैं। अच्छा, लेकिन जितना पहले वालों की मशीनें नहीं थी, एडवांस होते जाएंगे उतना ज्यादा वो कॉस्टली होता जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो पहले वाला था 150 वाला, इसके यूज करने की मशीन नहीं थी। ये जो महंगे वाले आए इनके यूज करने की मशीनें अलग से आई, तो आपको मशीन भी परचेज करना पड़ेगा, खर्चा और बढ़ गया। इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है कि है सॉल्यूशन? क्या है आप? प्रलय। तो सब खत्म ही हो जाएंगे। तो आदमी देखिए, आदमी की बेवकूफी, बाकी जीव भी इस दुनिया में है, इस पे जिंदगी करोड़ों वर्षों से है धरती में। और लेकिन जब से आदमी की एक्टिविटी बढ़ी है
तब से ग्लोबल वार्मिंग भी हुई है, ग्लेशियर मेल्टिंग भी हुई है, तब से डिजास्टर्स भी बढ़ गए हैं। ये आदमी जो है ना, ये काफी नुकसान पैदा कर रहा है धरती के लिए, और एक ही धरती है, उसके बाद बेवकूफ है। और ये सब कब बढ़ा है, आपको मैं पिक्चर एक दिखाता हूँ ग्लोबल वार्मिंग की, मेरे पास है, शायद इसी में निकल आए कि 1940 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब वो खत्म हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक फेज शुरू हुआ था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज शुरू हुआ था, और वो टाइम से धरती का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन किसने की? आदमी ने। कुत्ते ने तो नहीं की, बैल ने नहीं की, मछली ने नहीं की। एडवांस मॉडर्न। और ये इतना ज्यादा हो चुका है कि इसको हम कुछ नहीं रोक सकते, क्योंकि एक रैट रेस है। और इसीलिए जब ये पेरिस कॉन्फ्रेंस और ये सब हो रही थी, तो वो लोग डेवलपिंग कंट्रीज को कह रहे थे कि आप अपना काम करो, और जो डेवलप हो रहे थे कंट्रीज वो उनको कह रहे थे कि पहले तुम लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया उसको कम करो। ग्लोबल टेम्परेचर का एवरेज ये चल रहा था 1940 से पहले। 1920 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद दूसरी वर्ल्ड वॉर, और ये 1940 के बाद आप देख रहे कैसे ऊपर बढ़ता गया, एकदम 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 स्पीड में बढ़ता जा रहा है। आपको बता तो दिया है 1950 तक, ये 2050 तक ये सारा काम हो जाएगा। अब चाहे ग्राफ जो है वो और ज्यादा ऊंचा नहीं, अब मालदीव्स गायब हो जाएगा, जैसे बॉम्बे के शोर पे पानी आ जाएगा, सी का लेवल उठ जाएगा, तो बहुत कुछ हो जाएगा। पर ये आपके सामने है, मैं इसमें कुछ मैं तो इसको इससे कोरिलेट करता हूँ वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अच्छा फिर अगर याद करिए आप, तो ये भी कहा गया था कि हिंदुस्तान में गोबर का कंजम्पशन कम करिए, शोर मचाता जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो, तो हम पेट्रोलियम कंजम्पशन बढ़ा के रखेंगे, पेट्रोलियम में ज्यादा नुकसान हो रहा है। आजकल अब फिर वापस आ गए गोबर पे, सीएनजी बात वहीं पहुंच रही है। तो देखिए ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, बाकी नेचर है, एक साइकिल बनती रहेगी। फिलोसफिकल उसमें चलेंगे हम, चलिए एनेस्थीसिया से हटके। एनेस्थीसिया में और कुछ पूछना तो बताइए। नहीं, एनेस्थीसिया के बारे में बस आपसे खर्चे के बारे में हम बात कर रहे थे, और खर्चा आपने बता दिया कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जाएंगे, जैसे जैसे एडवांस होते जाएंगे, और खर्चे और बढ़ते जाएंगे। पहले सिंपल रोटी होते थे, मॉड्यूलर रोटी है। मॉडर्न रोटी बनाने में 1 से 2-4 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, फिर उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है। फिर किसी ने शोरूम चल दिया कि एयर क्वालिटी उसकी चेक करो, फिर उसको मॉनिटर करो, फिर उसको 24 घंटे मेंटेन करो। ये सब क्या है? इंडस्ट्रियल पुश ही तो है, और उसके साथ चलना पड़ रहा है, इसलिए कि ये मॉडर्न है। अगर आप नहीं रखेंगे तो मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, अगर आप मॉडर्न उस चीज पर नहीं जाएंगे तो क्या पेशेंट आपके पास नहीं आएंगे? इसको प्रमोट किया गया, तो मैं कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, इसलिए कई लोग मुझे लाइक भी नहीं करते हैं कि तुमने मॉड्यूलर ओटी बनाए और उससे पहले ओटी थी, तो दोनों के इन्फेक्शन रेट में कुछ फर्क है क्या? बताइए। नहीं है, तो फिर मॉडर्न बनाने का क्या फायदा? क्योंकि मॉडर्न है। नहीं, मॉडर्न बनाने का तो फिर कोई फायदा है। अच्छा, कोई पेशेंट आपके पास आया हो और उसको आप ये बताते हो कि जी ये वाली तो इतने की है और ये वाला एनेस्थीसिया डोज देंगे वो इतने। ऑर्थोपेडिक्स में इम्प्लांट जो होता है कि वो स्टील का या टाइटेनियम का। टाइटेनियम महंगा होता है, वहां पे पेशेंट की चॉइस होती है, और गवर्नमेंट तो कहती है हमारे सारे मरीजों को ऑर्डिनरी लगाओ। अच्छा, उनके पैनल के हैं। तो आप लेकिन इसमें चॉइस रखते हैं कि बता देते हैं, चॉइस भी नहीं है, बता देते हैं। इसी तरह लेंस में है, आई के आप कैटरेक्ट आपने सुना होगा, अगर आपकी फैमिली में किसी कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, हाँ, तो अलग अलग रेट होते हैं। लेंस का है, वैरायटी है, उसकी क्वालिटीज में ही फर्क है। बताइए, जहां हम कपड़े और खाने की चीजों में क्वालिटी ढूंढ रहे थे, आज हम अपनी बॉडी पार्ट में भी वो क्वालिटी और दवाइयों में क्वालिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग अभी देखिए वापस आ गए ना, हमने पॉलिस्टर डाला, हमने सब कुछ डाला, आज हम फिर वापस किस पे आ गए? कॉटन पे आ गए, फिर उसके बाद लिनन पे आ गए,
फिर उसके बाद बैम्बू पे आ गए, दोबारा हम सर्कल, बैम्बू पे आ दुनिया गोल गए, है। बैम्बू के बाद आप फिर केले के पे उससे पत्तों से बने हुए कपड़ों पे आ रहे हो। हाँ, और तो मैं चीकू के पत्तों से, मैं कहा ये कहाँ से आ गया नया, खैर नहीं ये भी बना रहे हैं, चीकू के पत्ते से कपड़े बना रहे हैं। चीकू फाइबर से। अच्छा, तो ये दुनिया घूमती रहेगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति एनेस्थीसिया के लिए मतलब समझना चाहे बहुत ही आसान शब्दों में इस वीडियो को देख करके, तो आप उसे किस तरीके से समझाएंगे कि वो डरे ना, और जिस तरह के नेगेटिव लोगों के दिमाग में सवाल होते हैं कि कुछ हो ना जाए। वैसे तो जब आदमी मरने की कगार में होता है तभी वो एनेस्थीसिया लेता है, या ऐसी सिचुएशन होगी उसे। देखिए, अब किसी के हर्निया है तो मरने की वो बात नहीं है, लेकिन उसको हर्निया ठीक कराना है कि वो डिस्कम्फर्ट दे रहा है उसको, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर पेन है तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, उसको सही करे। देखिए, अगर आपने पूछा, जो आपका क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में आंसर करता हूँ। एक, अपना एनेस्थीसिया से पहले पीएसी जरूर करवाइए, जो टेस्ट आपको रिकमेंड किए गए वो करवाइए, और आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो फॉलो करिए। बहुत बारी होता है कि पेशेंट को कहते हैं तो मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई सुबह लेके आना, वो कहता है जी मुझे तो भूल गया मैं, ऑपरेशन थिएटर में जाएगा बीपी बढ़ जाएगा। तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उनको फॉलो करिए। जिस टाइम पे आपको बुलाया गया है, और डॉक्टर से झूठ मत बोलिए कि आपने, ये आपको तकलीफ है नहीं, या आपको खाली पेट आने के लिए कहा गया। तो देखिए, बहुत सारी डेथ इसलिए हुई है कि पेशेंट को खाली पेट आने के लिए कहा गया और वो खाली पेट नहीं आया, वो कुछ खा के आया। तो उस पर इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास। रजौरी गार्डन में था, किसी की डीएनसी होनी थी, और उसको टाइम दिया गया था 9:30-10 बजे का, वो 11 बजे आई। अब मैं भी फ्री था, तब मैं बैठा हुआ गप्पे मार रहा था, तो 11 बजे आई। तो देर से क्यों आया हो? तो नहीं, वो गुरुद्वारे चली गई थी। तो मैं कुछ खाया तो नहीं, कुछ नहीं खाया। तो मैंने फिर उससे नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस मेरा क्वेश्चन था, कड़ा खाया? हाँ, कड़ा तो खाया है। प्रसाद तो लिया जी। तो उन्होंने बता दिया कि भैया लिया है, पूछा है, निकलवाया मैंने उसके प्यार से। और ये जरूरी था। हाँ, अगर अभी पीछे भी एक बच्चे की डेथ की स्टोरी काफी चली है, और वहां पे ये था कि वो उसके फादर का कह रहा था, मैंने इनको बता दिया था कि बच्चा कुछ खा के आया है, पी के आया है, लेकिन जो डॉक्टर था उसके पास वो मैसेज नहीं पहुंचा था। तो जब एनेस्थीसिया दिया गया तो ये कंफर्म करना कि खाना कुछ खाया ना हो। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, जो इसको हम कहते हैं एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस, या एस्पिरेशन ब्लॉकेज हो जाता है, कि पेशेंट के पेट में ना कुछ एसिड वगैरह रहता है या पानी रहता है, और जब कुछ खा के आते हैं तो ज्यादा जाता है। जब एनेस्थीसिया देते हैं तो एक बीच में एक स्टेज आती है जब बॉडी टोटली ना, जैसे आप एक पटरी से दूसरी पटरी पे जा रहे हो, अभी पूरा उस पर पहुंचे नहीं हो, तो उस वक्त वॉमिट हो जाती है ना जब, तो वो जो है दवाई का असर भी वो असर वो फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है ना। तो ये जो बच्चे की डेथ हुई थी, ये वो फेफड़ों में वो फूड पार्टिकल्स जाने की वजह से हुई थी, फिर वो आईसीयू में रहा, फाइनली लॉस्ट द चाइल्ड। तो ये भी कई बार होता है। ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी तरफ से भी, अपनी तरफ से आपको झूठ नहीं बोलिए, खाली पेट रखिए, और डॉक्टर की ड्यूटी है कि सारी प्रिकॉशंस लेके काम करें, और आप वेल इक्विप्ड जगह में मत जाइए, विंडो शॉपिंग मत करिए। विंडो शॉपिंग में कई बार क्या होता है कि एक ने बोला कि पूछ क्या कितना खर्चा है, दूसरे से पूछ क्या कम है, और दूसरी प्लेस इज नॉट सो वेल इक्विप्ड। इफ इट इज नॉट सो वेल इक्विप्ड, इट मे हैव ए प्रॉब्लम। कोई सामान पूरा नहीं है, पर वो खर्चा आपको 5,000 कम बता रहे, तो आप वहां जाके सर्जरी करा लेते हो। अब आपके बस का नहीं है कि आप अंदर चेक करिए कि इक्विप्ड है या नहीं है। तो अब यहाँ पे जगह की रेपुटेशन ही है जो आपको बताती है, या एनेस्थेसिस्ट की रेपुटेशन है वो बताती है क्या है। और केसेस भी बताते हैं कि कहाँ पे कितने खराब, जो लोग डरते हैं ऐसी जगह पे, अगर जहाँ पे डेथ देखा होगी। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे डेथ नहीं हुई हो, क्योंकि MI भी हो जाता है कई बार ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, लेकिन प्लेस शुड बी वेल इक्विप्ड। मैं तो यही कहूँगा, एंड दे शुड बी हैव द प्रोटोकॉल्स, दे शुड फॉलो द प्रोसीजर, एंड दैट इज व्हाट। सर, वैसे आपने एनेस्थीसिया से रिलेटेड हमें बहुत सारी जानकारी दी और बहुत ही विस्तार से बताया कि एनेस्थीसिया के प्रकार बताए हैं, इसका कितना डोज लेना चाहिए, और क्या किस तरह के एडवांस ये मैंने नहीं बताया कितने डोज लेना चाहिए, वो तो डॉक्टर तय करेगा, वो व्यक्ति के हिसाब से। नहीं, अभी आपने बताया कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन।
और उसके ऊपर। और आपने जितनी भी जानकारी दी वो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा और इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही काबिल लास्ट वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है कि पीएससी जरूर कराइए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, जो टेस्ट करना ये आपने स्टार्टिंग में भी आपने कहा था और बीच में भी कहा था और अभी भी यही कह रहे हैं। ज्यादातर हादसे जो हुए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यही है। एक और जो इसमें इम्पोर्टेंट है एनेस्थीसिया से नहीं, वो है ब्लड का अरेंजमेंट होना, खास तौर से गायनी में, सिजेरियन में, जहाँ जरूरत होती है, जब डॉक्टर आपसे कहता है ब्लड अरेंज करिए, स्पेशली आपका ब्लड ग्रुप जब नॉट सो रेगुलर है तो आप अरेंज करके रखिए उसको, क्योंकि आई वुड हेट टू लूज ए पेशेंट जस्ट बिकॉज ब्लड इज नॉट देयर। बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पे भी कई बार डॉक्टर साहब पहली बार तो ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई तुम्हारा पहला सर्जरी था, दूसरा इसमें ब्लीडिंग ज्यादा होगी, या उसका बच्चा, उसके पेट में एक बच्चा था, इसके 2 बच्चे हैं, तो 2 में ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये लेट द डॉक्टर डिसाइड कि ब्लड अरेंज करना है या नहीं करना है, और ब्लड अरेंज करके रखिए, बैकअप रखिए। बैकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द एरियाज ऑफ द हॉस्पिटल। मेरे ऑक्सीजन प्लांट है यहाँ पे, देखिए हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन के अंदर एक ऑक्सीजन। ये कोविड के बाद आपने किया है या उससे पहले से? भी 2 थे, उसके बाद बढ़ा दिया आपने? उसके बाद बढ़ा दिया एक बार, हालांकि वो मेरे लिए वो जबरदस्ती करवाया गया था बड़ा वाला, और वो एक न्यूसेंस है क्योंकि, लेकिन वो ठीक है हो गया वो इसी बहाने। हमारे पास देखिए ऑक्सीजन एक बैंक होता है, एक रिजर्व होता है, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीजन का बैंक हमने इधर लगा रखा है, एक वो पीछे है, एक छत पे है ऑक्सीजन जनरेटर लगा रखा है। तो बैकअप तो होना ही चाहिए, बिना बैकअप के बहुत मुश्किल, हॉस्पिटल चलाना बहुत मुश्किल है। सर आपने जिस विस्तार और सरलता से एनेस्थीसिया की दुनिया हमारे श्रोताओं के सामने रखी, दुनिया के सामने भी रखी, हमारे श्रोताओं के सामने भी रखी, वो वाकई काबिले तारीफ है। हम उम्मीद करते हैं इस बात से बहुत से भ्रम दूर हुए होंगे और लोग अब एनेस्थीसिया को डर की नहीं, राहत की दवा मानेंगे। मेरी कोशिश तो यही थी। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को और हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।